साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग दूसरे चैप्टर के 8 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में हम नवा टॉपिक देखेंगे, तटीय भाग। इसके 2 सब टॉपिक हैं, भारत की तटरेखा और पूर्वी एवं पश्चिमी तट। यहाँ नोट्स में दिया है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। भारत की तटरेखा पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। इसका मतलब ये 7516.6 जो दे रखी है, इसमें द्वीपों की सीमा क्षेत्र भी है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लिस्ट में दिया है, देखो। गुजरात 1214.7, सबसे ज़्यादा तटरेखा गुजरात की है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 9 राज्य हो गए। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और चौथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये 4 हमारे हो गए यूटी, बाकी 9 हो गए स्टेट। अब देखो, टोटल जो समुद्री रेखा है हमारी 7516.6 किलोमीटर। स्रोत इसका है गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय जल आयोग द्वारा। इसको हम एक बार मैप पे और देख लेते हैं। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत और हम इसकी समुद्री रेखा देखते हैं। जब यहाँ से हमारा समुद्री सीमा शुरू होती है और ये घूम के इस तरह से यहाँ जाती है। अब हमारे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ लक्षद्वीप है। इसे पूर्वी तट कहते हैं। पूर्वी तट के पीछे का जो एरिया है, इसे पूर्वी घाट कहेंगे। पूर्वी तट यहाँ तक है। और ऐसे ही इधर हमारा जो है पश्चिमी तट हुआ और पश्चिमी तट के पीछे का एरिया पश्चिमी घाट हुआ। पश्चिमी पूर्वी घाट यहाँ मिलते हैं, तो पश्चिमी पूर्वी तट भी यहाँ मिलेंगे। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया, अर्थात इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य भूमि से दूर कुल तटरेखा 2094। राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक छोटी गोवा राज्य की। यहाँ हमारे देखो, जो तटरेखा से संबद्ध राज्य हैं वो दिए गए हैं। अगर मैं पूरब साइड से शुरू करूं, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 9 राज्य हो गए। अगर हम मेजर पोर्ट की बात करें, तो पूर्वी तट पर कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, पारादीप, एन्नौर, चेन्नई और तुतीकोरिन। अब यहाँ चेन्नई और मरीना बीच आपको पता होना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। यानी अंतः स्थल से सागर की ओर निकले हुए जो भाग हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी हमारी सीमा रेखा है, वो जो समुद्र में निकली हुई है, उसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, उसको आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर अर्थात टेरिटोरियल सी की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय सागर
अर्थात टेरिटोरियल सी 12 समुद्री मील, और कहाँ से? आधार रेखा से। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, यानी किसी भी देश की जो टेरिटोरियल सी है उसका संपूर्ण अधिकार उस देश के पास होता है। इसके बाद समीपस्थ मंडल कंटिगुअस जोन का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजेड 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। इस चीज को अगर मैप पे देखें तो कुछ इस तरह से समझाया गया है। इस डायग्राम में जो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ये हमारी तट रेखा है। इसके अंदर जितना क्षेत्र है ये वाला, इसको इन्होंने कहा आंतरिक जल, और इस तट रेखा को मिलाते हुए जो ये डॉटेड लाइन है ये हुई हमारी आधार रेखा। आधार रेखा से आगे जो ये क्षेत्र है 12 मील तक, ये हुआ क्षेत्रीय सागर या टेरिटोरियल सी। उसके बाद नेक्स्ट 12 मील ये हुआ समीपस्थ मंडल, यानी आधार रेखा से 24 मील तक, और फिर आधार रेखा से ये हुआ हमारा 200 समुद्री मील तक EEZ। इस तरह से इनका डिवाइडेशन है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल इंटरनल वाटर कहते हैं। इसके बाद यहाँ प्रश्न शुरू हो गए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? भारत का औसत समुद्री तल ये नापा जाता है चेन्नई तट से। कभी कभी चेन्नई तट के साथ साथ हमें लिखा मिल जाता है क्या? मरीना बीच। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ था? 12 समुद्री मील। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। यह सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न 3, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है 7516, यानी ऑप्शन बी 7500। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर लंबी। नेक्स्ट प्रश्न 4, भारत की तट रेखा है, इसमें कोई भी ऑप्शन 7500 के करीब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तट रेखा गुजरात। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट प्रश्न 6, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न 7, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? गुजरात। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य लगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर किसको कहते थे ऐतिहासिक भूगोल में? ये कहते थे हिंद महासागर को। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर ज्वेल्स ऑफ माइन से संबंधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 10, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। ऑप्शन ए लहरों से, ऑप्शन बी ज्वार भाटा से, ऑप्शन सी धाराओं से, ऑप्शन डी सुनामी लहरों से। तो ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है, सुनामी कभी कभार आती है, धाराएं समुद्र में अंतर चलती हैं, तो तट पे क्या है? लहरें। लहरों से सबसे ज्यादा होगा। तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाओं आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। अब हमारा दूसरा सब टॉपिक स्टार्ट होता है, पूर्वी एवं पश्चिमी तट। नोट्स में इन्होंने दिया, भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान, तीसरा पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं
दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। ये साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट महाराष्ट्र तथा गोवा के मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट गोवा से मंगलूर के मध्य, जबकि मालाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन का दूसरा नाम कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। यानी कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी के मध्य विस्तृत हुआ। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई, कांडला, मुर्मुगांव या गोवा और जवाहरलाल नेहरू ये महाराष्ट्र में, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल और न्यू बेंगलोर कर्नाटक आदि हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, एन्नौर तमिलनाडु और तुतिकोरिन यानी ये तमिलनाडु में। एक बार इनको मैप पे और देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और अब हम इसका समुद्री तट देख लेते हैं। भारत के पूरब की तरफ जो तट है इसे कहते हैं पूर्वी तट, यहाँ तक, और पश्चिम की तरफ जो तट है इसे कहते हैं पश्चिमी तट। अब ये बंगाल की खाड़ी और इधर पूर्वी घाट, इसके बीच में जो ये संकीर्ण मैदान है इसको कहेंगे पूर्वी तट। ऐसे इधर अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में जो संकीर्ण मैदान है वो हुआ पश्चिमी तट। अब इनके अलग अलग नाम हैं। अगर हम पूर्वी तट में देखें तो उड़ीसा की इधर कहते हैं उत्तरी सरकार, और आंध्रा तमिलनाडु की तरफ यहाँ पर इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल खासकर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ दिसंबर में बारिश होती है। इधर अगर हम देखें पश्चिमी तट को तो यहाँ हुआ कोंकण तट और इधर हुआ मालाबार तट। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हमारे यहाँ मानसून की वर्षा होती है तो सबसे पहले मालाबार तट पे मानसून आता है। अब पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है, इसलिए पूर्वी घाट का जो कोरोमंडल तट वाला एरिया वो इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है और यहाँ बारिश नहीं होती। लेकिन सर्दियों में जब हमारा शीतकालीन मानसून यानी लौटता हुआ मानसून हुआ, वो कुछ इस तरह से आता है और बंगाल की खाड़ी से पानी लेके फिर कोरोमंडल तट पे बारिश करवाता है। तो कोरोमंडल तट पे सर्दियों में बारिश होती है और मालाबार तट पे बरसात के मौसम में बारिश होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब हम इसके प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। पहला शहर जंजीरा, दूसरा कन्नूर, तीसरा नागरकोइल और चौथा सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। उत्तर से दक्षिण, उत्तर हमेशा मैप पे ऊपर होता है, यानी हमें ऊपर से नीचे को इनका क्रम लगाना है। चारों में सबसे उत्तर क्या होगा? सबसे उत्तर इन्होंने कहा जंजीरा, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। नेक्स्ट सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। कन्नूर, केरल के कन्नूर जिले में। और नागरकोइल, तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में। अर्थात ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 2, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी।
यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, अर्थात इन्होंने जो ये ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, ये किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु तट से, यानी ऑप्शन ए। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क वासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1885 में डेनमार्क ने ये बस्ती अंग्रेजों को बेच दी। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। इस मानचित्र में क्या चीज है ये आपको समझनी है। नीचे दिया है भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग द्योतित करते हैं, यानी ये जो तट के इधर उधर चीजें दिखाई गई हैं ये क्या दर्शा रही हैं, वो पूछा इन्होंने। ये दर्शा रही है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को, अर्थात ऑप्शन डी सही है। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखाओं का चित्रांकन किया गया है। सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को चित्रांकन, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नीतल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान और सागरीय गर्त, ये 4 पार्ट। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, भारत वर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिम तट पर अवस्थित है। पश्चिम तट पर क्या क्या है? तो पश्चिम तट पर जंजीरा है, उडुपी है, ओरोविले नहीं, तुतीकोरिन नहीं। तुतीकोरिन हमारा बिल्कुल दक्षिण में है, पूर्वी पश्चिमी के ज्वाइंट पर है और इसको हम पूर्वी में काउंट करते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उपयुक्त तटीय नगरों की अवस्थिति इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरोविले तमिलनाडु एवं पांडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पूरब में। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में। तुतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर, दक्षिण पूर्वी तट लिखा है तुतीकोरिन के लिए, है तमिलनाडु में और बिल्कुल नीचे पॉइंट पर है। इसको एक बार मैप पे देखते हैं। तुतीकोरिन को मैप में देखो, ये सबसे नीचे लिखा है केप कैमोरिन, ये है तुतीकोरिन और इसकी लोकेशन यहाँ पर है, बिल्कुल इस जगह पर। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है सागर पुलिन, सूची 2 राज्य। सागर पुलिन में दिया है दीघा, गोपालपुर, कालांगुट, मरीना। राज्य में दिया है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा। अब इनको हमें सही से मैच करना है। इन्होंने मैच किया है ऑप्शन बी, यानी ए का 2 दीघा पश्चिमी बंगाल, बी का 3 यानी गोपालपुर उड़ीसा, सी का 4 कालांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु, मरीना बीच चेन्नई के पास। दिए गए सागरीय पुलिनों तथा उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन निम्न प्रकार है। दीघा पश्चिमी बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कालांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। प्रश्न 6, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश जहाँ सर्दियों में बारिश होती है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल केरल में नहीं है, केरल में है मालाबार तट। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फास्ट डीबी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी तक। केप कैमोरिन का नाम कन्याकुमारी और फाल्स डीबी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास। नेक्स्ट प्रश्न 7 है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल। नेक्स्ट प्रश्न 8, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल। नेक्स्ट प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? केप कैमोरिन अर्थात कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न 10, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है?
पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को। तो ये कहलाता है कोंकण तट। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट तट हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।